प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 15, हमारा पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले तो आप यही जान लीजिए कि पर्यावरण क्या होता है। व्हाट इज इन्वायरमेंट? देखिए, हमारे चारों तरफ का भौतिक, रासायनिक और जैविक जो परिवेश है उसे हम बोलते हैं पर्यावरण। क्लियर है ना? भौतिक यानी जिस चीज को हम टच कर सकते हैं, रासायनिक यानी चारों तरफ की गैसेस, और जैविक यानी हम सभी, ये सभी किसका हिस्सा है? पर्यावरण का। क्लियर है बात यहां पर? तो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं पर्यावरण में। जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं। तो इसी चीज के ऊपर हम आज सबसे पहले फोकस करने वाले हैं बच्चों। नॉन बायोडिग्रेडेबल, देखिए दोनों चीज को आप समझिए। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन हो जाता है, माइक्रोऑर्गेनिज्म के द्वारा जो डीकंपोज हो जाते हैं, वो है बायोडिग्रेडेबल। अब आपने देखा होगा कि जैसे किसी जीव की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो कुछ ही दिनों बाद वो गल सड़ करके, या फल हैं, सब्जियां हैं, ये कुछ ही दिनों बाद गल सड़ करके क्या होता है, इनका ये मिट्टी में मिल जाते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जीव इनको गला सड़ा करके खत्म कर देते हैं। तो ऐसे पदार्थ कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय। क्लियर है बात यहां पर? अब दूसरी बात है अजैव निम्नीकरणीय। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन नहीं होता और ये लंबे समय तक पर्यावरण को प्रदूषित करते रहते हैं, जैसे डीडीटी है, पॉलीथीन है। अभी तो बैन कर दिया गवर्नमेंट ने, इसीलिए क्या है प्यारे बच्चों, प्लास्टिक है, और जितने भी मेटल्स हैं, धातुएं हैं, वो सारी की सारी क्या है? अजैव निम्नीकरणीय हैं। प्यारे बच्चों, ये मैं आपको बता दूं, सीटेट के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन 1 से 5 का जो लेवल है सीटेट का, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर में से आते हैं। तो एक तरह से आप एक टीचर टेस्ट की तैयारी भी आप यहां से आज करेंगे। तो ये था जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय। देखिए, जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो पर्यावरण में हम सबसे पहले बात करते हैं पारितंत्र की, इकोसिस्टम। अगर आपने इकोसिस्टम नहीं पढ़ा तो आपको पर्यावरण के बारे में कुछ भी नहीं पता लगेगा। होता क्या है इकोसिस्टम? हमारे आसपास के सभी जैव घटक, जैव यानी क्या होते हैं? लिविंग। प्यारे बच्चों, जैव क्या होते हैं? लिविंग। बायोटिक कहते हैं इनको। हमारे चारों तरफ के जैव घटक और अजैव घटक यानी एबायोटिक फैक्टर्स, ये मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं, पारितंत्र का। क्लियर है? अब आप बारी बारी से समझिए कि जैव घटक कौन से हैं। पहले जैव घटक देख लेते हैं। अजैव तो आपको पता ही है प्यारे बच्चों कि जैसे नमी है, तापमान है, वर्षा है, मिट्टी है, जो भी आपके चारों तरफ, वो सारे घटक कौन से हैं? अजैव यानी अबायोटिक, हमारे चारों तरफ। तो बायोटिक कौन से हैं? जैव घटक। तो प्यारे बच्चों, जैव घटक में आएंगे, सबसे पहले आएंगे उत्पादक। उत्पादक क्या होते हैं? हरे पौधे जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, मैं पहले आपको बता चुका हूं जब हमने जैव प्रक्रम पढ़ा था, लाइफ प्रोसेसेस, कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उन्हें हम बोलते हैं उत्पादक। तो अगर धरती पे उत्पादक नहीं होते तो आज इस धरती के ऊपर जीवों का अस्तित्व ही नहीं होता, क्योंकि यही भरते हैं सभी जीवों का पेट। जो मांसाहारी जीव हैं वो भी कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो शाकाहारी को खाते हैं और शाकाहारी इनको खाते हैं, तो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता, कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होते हैं? ये होते हैं प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर क्या होते हैं? जो इनको खाते हैं। किनको खाते हैं? उत्पादक को खाते हैं। तो इसमें भी हम डिवाइड कर लेते हैं कि जो सीधे ही उत्पादक को खाते हैं वो कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर। समझ में आ गया? जैसे गाय है, भैंस है, वो सीधे ही घास को खाती है, बकरी है, तो वो कहलाती है प्राथमिक उपभोक्ता। जो इनको खाते हैं वो कहलाते हैं बच्चों द्वितीयक उपभोक्ता। जैसे मान लो इनको खाने वाला तेंदुआ हो गया, गीदड़ हो गया, वो सब क्या कहलाएंगे बच्चों?
द्वितीयक उपभोक्ता। और जो इनको खाते हैं जैसे शेर हो गया, मनुष्य हो गया, वो क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चों? तृतीयक उपभोक्ता। तो उपभोक्ता में भी 3 टाइप है। क्या लिखोगे? उपभोक्ता वो होते हैं जो दूसरे जीवों को खाते हैं। जो पौधों को खाते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर, और जो इनको खाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर को, वो सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता। और जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं वो तृतीयक उपभोक्ता यानी टर्सरी कंज्यूमर कहलाते हैं। क्लियर है बात यहां पर? अब आगे बढ़िए, तीसरे नंबर पर आते हैं अपघटक, डीकंपोजर। इनका सबसे बड़ा रोल है, और ये क्वेश्चन कई बार अलग से भी आ जाता है कि अपघटकों का क्या रोल है, डीकंपोजर का क्या रोल है। प्यारे बच्चों, इनका तो बहुत ज्यादा रोल है। देखिए, जिस भी जीव की मृत्यु होती है तो गलास उड़ाकर के मिट्टी में यही तो मिलाते हैं, तो इनका तो सबसे बड़ा रोल है। अगर आज इस धरती के ऊपर अपघटक नहीं होते तो अनेकों जीवों का, मृत जीवों का यहां पर ढेर लगा होता, और अनेकों लाशें ऐसी होती जो बिछ रही होती, जो गल सड़ करके मिट्टी में नहीं मिलती। अगर ये ना होते तो इनका कार्य है मरे हुए जीवों को गलास उड़ा करके मिट्टी में मिला देना। तो ये पर्यावरण को साफ सुथरा रखने में बहुत बड़े सहायक हैं। तो आंसर लिख दोगे ना इसका? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे प्यारे बच्चों फूड चेन, आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला क्या होता है कि क्रमबद्ध रूप से, क्रमबद्ध मैंने इसलिए कहा कि घास को बकरी ही खाएगी, बकरी को घास नहीं। क्लियर है ना? क्रमबद्ध रूप से एक जीव का दूसरे जीव द्वारा खाया जाना फूड चेन या आहार श्रृंखला कहलाता है। द सिक्वेंशियल ईटिंग ऑफ वन ऑर्गेनिज्म बाय द अदर इज कॉल्ड एज फूड चेन। क्लियर है ना? जैसे घास को कौन खा रही है? बकरी। बकरी को कौन खा रहा है? शेर। तो ये क्या कहलाएगी प्यारे बच्चों? आहार श्रृंखला। क्या कहलाएगी? आहार श्रृंखला। एक होता है फूड वेब, आहार जाल। जब बहुत सारी, खाद्य जाल बोल देते हैं इसको, जब बहुत सारी आहार श्रृंखलाएं जुड़ जाती हैं तब बनता है फूड वेब। जैसे मान लीजिए घास है, घास को बकरी भी खा सकती है बच्चों, घास को हिरन भी खा सकता है ना, और घास को गाय भी खा सकती है, और इन तीनों को शेर भी खा सकता है। तो यहां पर 3 आहार श्रृंखलाएं, एक ये घास बकरी शेर, एक घास हिरन शेर, और एक घास गाय शेर। तो 3 आहार श्रृंखलाएं एक साथ जुड़ गई ना, तो 2 या 2 से अधिक आहार श्रृंखलाएं आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? फूड वेब यानी खाद्य जाल। अब देखिए आगे क्वेश्चन, 10% ऊर्जा का नियम लिखे, 10% एनर्जी रूल। अब मैं आपको समझाता हूं बच्चों। देखिए, इस धरती पर सबसे ज्यादा जो ऊर्जा जिससे मिल रही है वो है सूर्य। पौधों को भी किससे मिल रही है? सूर्य को। जैसे मान लीजिए पौधे हैं, और पौधे को मान लीजिए बकरी खा रही है, या गाय खा रही है, हिरन खा रहा है, और बकरी को खा रहा है शेर। तो देखिए, शेर को ऊर्जा कब मिलेगी? बकरी से। बकरी को किससे मिलेगी? पौधे से, और पौधे को सूर्य से। यानी कि ऊर्जा का अल्टीमेट सोर्स कौन हुआ? सूर्य हुआ ना। अगर सूर्य किसी हिस्से के पौधों को फॉर एग्जाम्पल 10,000 जूल ऊर्जा देता है बच्चों, कितनी? 10,000 जूल, तो उसका केवल 10% ही बकरी को मिलेगी। तो बकरी को कितनी मिली? 1000 जूल। एक जीरो काट दीजिए, 10% निकालना है तो। और शेर को इसका 10% मिलेगी, यानी 1000 का 10% कितना हुआ? 100 जूल। तो यानी कि ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है कि किसी भी आहार श्रृंखला में ज्यादा लेवल क्यों नहीं होने चाहिए, कि ज्यादा जीव क्यों नहीं होने चाहिए। जैसे घास को हिरन, हिरन को तेंदुआ, तेंदुए को शेर, शेर को मानव। अगर ऐसा होता तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, शेर को मनुष्य मान लीजिए, तो मनुष्य को कितनी मिलती? 10 जूल। तो जितने ज्यादा जीव होंगे आहार श्रृंखला में, जितने ज्यादा लेवल होंगे, आखिरी जीव को बहुत कम ऊर्जा मिलेगी। इसलिए आहार श्रृंखला में अधिक ट्रोफिक लेवल नहीं होने चाहिए। ट्रोफिक लेवल को हम बोलते हैं हिंदी में पोषी स्तर। क्वेश्चन आता है कि आहार श्रृंखला में अधिक पोषी स्तर क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि हर जगह पर 10% ऊर्जा ही अगले जीव को मिल पाती है, तो आखिरी जीव को बहुत ही कम एनर्जी मिलेगी।
ऊर्जा मिलेगी। इसी कारण अधिक पोषी स्तर आहार श्रृंखला में नहीं होने चाहिए। क्लियर है ना बात यहां पर? 10% समझ में आ गया सभी को? ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि क्या किसी आहार श्रृंखला में एक पोषी स्तर खत्म होने पर ट्रोफिक लेवल होता है? पोषी स्तर, एक पोषी स्तर खत्म होने पर क्या पूरी आहार श्रृंखला खत्म हो जाएगी? जी हां। देखिए मान लीजिए आहार श्रृंखला है घास, बकरी, शेर, वही ले लेते हैं दोबारा से। तो ये कह रहा है कि किसी भी एक लेवल के खत्म होने पर क्या पूरी श्रृंखला खत्म हो जाएगी? क्या अगर सारे शेर, चीते खत्म हो गए तो सारी आहार श्रृंखला खत्म हो जाएगी? क्या सारे गाय, बकरी, भैंस खत्म हो गए तो पूरी आहार श्रृंखला खत्म हो जाएगी? क्या सारे घास, पेड़ पौधे खत्म हो गए तो पूरी खत्म हो जाएगी? जी हां। आप कहोगे सर कैसे? बताता हूं। मान लीजिए सारे पेड़ पौधे खत्म हो गए धरती से, तो आपने आंसर लिखना है हां। अगर किसी भी पोषी स्तर के सभी जीव खत्म हो जाते हैं तो पूरी आहार श्रृंखला, फूड चेन इज डिस्ट्रॉय, यानी खत्म हो जाएगी। कैसे? उदाहरण नंबर 1, मान लीजिए कि सारे घास, पेड़ पौधे खत्म हो जाते हैं। इनके खत्म होने पर बकरियां भूखी मर जाएंगी, बकरियां, गाय, भैंस। और इनके मर जाने पर भोजन के अभाव में सभी मांसाहारी जीव भी मर जाएंगे। तो इसके खत्म होने पर वो सारे मर गए। अब ये ले लीजिए, अगर सारे शेर, चीते, बाघ खत्म हो गए तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी, गाय, भैंस, बकरी वगैरह की। ये सारा घास चर जाएंगी तो लास्ट में घास भी खत्म, ये भी खत्म और ये भी खत्म। तो मेरे कहने का मतलब है अगर एक भी खत्म हुआ तो सारे खत्म हो जाएंगे। अगर बीच वाले खत्म हो गए तो घास को शेर खा नहीं सकता, तो शेर भी अपने आप ही, शेर, चीते भी अपने आप ही क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो आंसर आपने लिखना है हां। ओके, अब नेक्स्ट है ओजोन परत, ओजोन लेयर। प्यारे बच्चों, ओजोन क्या है? ओजोन ना पृथ्वी के वायुमंडल में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक परत है जिसका नाम है ओजोन परत। ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी है, इसीलिए इसका नाम है O3। और ये क्या करती है? सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें, जिन्हें हम बोलते हैं पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें, इन किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। इन किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। अब आप पूछोगे कि सर इनके आने से क्या हो जाएगा? अगर ये किरणें पृथ्वी पर आ जाएं तो स्किन कैंसर भी हो सकता है, सभी जीवों में त्वचा कैंसर हो सकता है। तो ओजोन परत के कारण ये पृथ्वी पर नहीं आ पाती। तो ओजोन परत हमारे लिए बहुत ही एक तरह से वरदान साबित हुई है। पिछले कुछ दिनों में इस परत को अनेकों केमिकल जैसे CFC, क्लोरो फ्लोरोकार्बन, C मतलब क्लोरो, F मतलब फ्लोरो और फिर तीसरा C इसका मतलब है कार्बन, इसके कारण ओजोन परत को नुकसान पहुंचा था और इसके अंदर एक छेद भी देखा गया था। लेकिन हाल ही में जब से कोरोना का इंपैक्ट आया ना, तब से ये छेद भरने लगा है, क्योंकि प्रदूषण की मात्रा वायुमंडल में काफी कम हो गई है। तो जब ये छेद देखा गया था, वैज्ञानिकों को चिंता सताने लगी थी कि इसमें से अगर पराबैंगनी किरणें आएंगी तो जीवों को नुकसान होगा। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसमें पाया जाता था? आमतौर पर रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज और एयर कंडीशनर के अंदर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाया जाता था, एसी के अंदर। तो बाद में क्या हुआ, इसको बैन भी कर दिया गया था क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। तो प्यारे बच्चों, यहां से ये भी पता लग गया आपको ओजोन किससे मिलकर बनी हुई है, कहां पर है? 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई, स्ट्रेटोस्फीयर में, वायुमंडल के कौन से मंडल में? समताप मंडल में। और करती क्या है? पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। अगर ये आ जाए तो क्या हो जाएगा? जीवों को त्वचा कैंसर। इस परत को किससे नुकसान पहुंचता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ये कहां से निकलता है? रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर से। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा चैप्टर नंबर 15। जल्द ही हम चैप्टर नंबर 16 भी लेकर के आएंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू। प्यारे बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 16, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। तो प्यारे बच्चों, अब हम सबसे पहले यही डिस्कस कर लेते हैं
कि पर्यावरण बचाने के लिए वो कौन से 3 आर हैं इंग्लिश के जिसका इस्तेमाल करके आप पर्यावरण को बचा सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। सबसे पहले हम यही करवा रहे हैं, रिड्यूस, कौन से 3 आर हैं जिनका प्रयोग, इंग्लिश के कौन से 3 आर हैं जिनका प्रयोग करके हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। आप इनको समझिए, मैं हिंदी लिख देता हूं। कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। होता क्या है जानिए आप इनको। पहले आप कम उपयोग, देखिए जो चीजें गलती सड़ती नहीं है ना, जैसे प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, इनका कम से कम उपयोग कीजिए। क्लियर है ना। या जो भी पदार्थ जल्दी खत्म होने वाले हैं, कोयला है, पेट्रोलियम है, जल है, इनका भी कम से कम उपयोग कीजिए, तो उसे हम बोलते हैं कम उपयोग। रिसाइकल क्या होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जैसे प्लास्टिक है या धातुएं हैं, लोहा जो है, तांबा है, चांदी, जो भी है, इनको आप रिसाइकल करने के लिए यानी पुनः चक्रण करने के लिए आप कारखाने में दे दीजिए। जो कबाड़ी का काम करते हैं वो इनको लेकर के जाते हैं और इनसे नई चीजें बनाते हैं। इनको फेंकने की बजाय इनका क्या कीजिए, रिसाइकल कीजिए, पुनः चक्रण कीजिए। और तीसरी चीज है रीयूज। रीयूज क्या होता है, जैसे हमारे घर में हम कोई अचार का डिब्बा ले आए, तो हम उसको क्या करते हैं, अचार खत्म तो डिब्बा फेंक देते हैं। ऐसी चीजों को फेंकिए मत, उसको किसी और काम में लीजिए। अगर इसी प्रकार फेंकते गए तो कचरे का ढेर लग जाएगा। पेन का सिक्का खत्म हुआ तो रिफिल डालिए, ना कि पेन को फेंकिए। तो उसे हम बोलते हैं पुनः उपयोग यानी रीयूज। क्लियर है ना। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेक होल्डर किसे कहते हैं, इस चैप्टर का स्टेक होल्डर। तो नोट कीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे लोग जो जंगलों में रहते हैं और जंगलों पर ही निर्भर हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्टेक होल्डर। वनों में रहते हैं और अपनी आजीविका के लिए वनों पर ही निर्भर हैं। उदाहरण के लिए जैसे सरकार का वन विभाग पूरी तरह से वनों पर निर्भर है, उद्योगपति हैं, या जो वन्य प्रेमी हैं, जो जीव जंतुओं से प्रेम करते हैं, वो सारे के सारे उदाहरण हैं स्टेक होल्डर के। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, अमृता देवी बिश्नोई कौन थी, उस पर नोट लिखें। अमृता देवी बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको समझाता हूं, ये कहानी 1731 की है। 1731 में क्या हुआ, अंग्रेजी सरकार ने राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजराली गांव में खेजरी वृक्ष थे। कौन से वृक्ष थे, खेजरी वृक्ष, उनको काटने का ऑर्डर दिया कि आप जाइए और इनको काट के लेके आइए। तो उस दौरान अमृता देवी बिश्नोई ने इसको प्रोटेक्ट किया, यानी कि ठेकेदारों को वनों को काटने से रोका। तो लेकिन ठेकेदार नहीं माने। अंग्रेजी सरकार उस समय बहुत निर्दयी थी, हमेशा ही थी वैसे तो उन्होंने ऑर्डर दिया कि आपको किसी भी हाल में जंगलों को काट करके लाना है। तो लेकिन अमृता देवी बिश्नोई भी मानने को तैयार नहीं थी। तो उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए 363 अन्य लोगों के साथ अपने जीवन को बलिदान कर दिया। और भारत सरकार आज भी जो पेड़ों को बचाने का कार्य करते हैं, उन्हें अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार देकर के सम्मानित करती है। तो ये अमृता देवी बिश्नोई पेड़ों को बचाने के लिए जानी गई है। एक घटना मैंने आपको बता दी, तो इस प्रकार आप इसके ऊपर लिखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है चिपको आंदोलन किसे कहते हैं। ये बात है 1970 की, चिपको आंदोलन। हालांकि अमृता देवी बिश्नोई भी पेड़ों को बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया था, लेकिन चिपको आंदोलन जो घटना है वो है हिमाचल के गढ़वाल जिले के रैनी नामक गांव की। मैं यहां पर तीनों चीज लिख रहा हूं, हिमाचल प्रदेश, गढ़वाल जिला और रैनी गांव में। यहां पर भी ऐसे ही हुआ, लेकिन ये बात आजादी के बाद की है। 1970 ईस्वी में भारत सरकार ने ऑर्डर दिया कि आप जाइए और पेड़ों को काट के लेके आइए। तो उस समय जब ठेकेदार पेड़ काटने के लिए आए तो उस गांव में कोई भी पुरुष नहीं था। तो महिलाएं पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक गई और उन्होंने कहा कि अगर आपने पेड़ों को काटना है तो पहले आपको हमारी जान लेनी होगी। तो ठेकेदारों को झुकना पड़ा और वो पेड़ कटने से बच गई और इस आंदोलन को नाम दिया गया है
चिपको आंदोलन। क्लियर है बात? उसके बाद है बांध बनाने के क्या लाभ और हानियां हैं। बांध बनाने के क्या लाभ और हानियां हैं? क्या लाभ और हानियां हैं? तो पहले प्यारे बच्चों लाभ देख लेते हैं। एक तो विद्युत उत्पन्न होती है बांध से। क्या उत्पन्न होती है? विद्युत। आज भाखड़ा नंगल डैम के कारण हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश को बिजली मिल रही है। दूसरा है नहरें बनती हैं, और जब से नहरें निकली हैं, सिंचाई के साधन बढ़े हैं, तो पैदावार बढ़ी है, अन्नदाता ने अधिक अन्न उगाया है। तीसरी चीज जो उत्पन्न होती है, जहां पर बांध बनता है वहां पर मत्स्य पालन यानी मछली पालन भी किया जाता है। तो इस प्रकार वहां पर मछली पालन के द्वारा भी इनकम की जाती है। अब हानियों की बात करें तो सबसे पहला तो अगर हम बात करें आर्थिक समस्या, बांध बनाने में ना पैसा बहुत ज्यादा लगता है। पूरे देश का वित्तीय बजट गड़बड़ा जाता है जब बांध बनाया जाता है, तो बहुत अधिक धन की हानि होती है। दूसरा पर्यावरण समस्याएं, जब भी बांध बनाया जाता है तो वहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे काटे जाते हैं। बहुत अधिक मात्रा के अंदर बांध बनाने के समय जब सीमेंट बजरी उठाई इधर उधर से पटकी जाती है तो पर्यावरण दूषित होता है। और तीसरी जो है सामाजिक समस्याएं, जहां भी बांध बनता है तो हजारों किलोमीटर का जो एरिया होता है वहां पर जितने भी लोग रह रहे हैं उन सबको बेघर होना पड़ता है। तो ये सामाजिक समस्याएं भी वहां पर आती हैं। तो ये तीन प्रकार की समस्याएं हैं, आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक। तो लोगों को घर छोड़ना पड़ता है क्योंकि उस जगह पर बांध बना दिया जाता है। तो ये एक सामाजिक समस्याएं भी बांध बनाने से जुड़ी हुई हैं। अब जल क्यों इंपॉर्टेंट है? प्यारे बच्चों, जल के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। और आज के दिन अगर मैं कहूं तो पीने योग्य जल 1% से भी कम बचा है। उसमें से भी कुछ परसेंट जो है बर्फ के रूप में जमा हुआ है। तो अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, जल हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो अलग अलग स्टेट्स ने जल बचाने के अलग अलग पात्र बनाए हुए हैं। जैसे वर्षा का जल आता है उसमें इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे महाराष्ट्र के अंदर, राजस्थान में खादीन है, केरल में सुरंगम है, किसी में बंध्या रस है, ठीक है ना। तो अलग अलग, कर्नाटक में कट्टा है। तो अलग अलग पात्र बनाए हुए हैं जिनके नाम मैंने अलग अलग कहे। उसमें वर्षा के जल को इकट्ठा करते हैं। या आपने नोट कर लेना प्यारे बच्चों बुक में से कि कौन कौन से पात्र अलग अलग स्टेट्स में बनाए गए हैं जहां पर जल को इकट्ठा किया जाता है वर्षा के टाइम में, और बाद में उस जल का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मृदा अपर्दन किसे कहते हैं? मृदा अपर्दन। तो आपको ये तो आपने 6th क्लास से पढ़ना स्टार्ट किया होगा कि जो भूमि की ऊपरी परत है वो काफी उपजाऊ होती है। अगर वो जल के द्वारा या वायु के द्वारा कट करके एक जगह से दूसरी जगह चली जाए तो उसे हम बोलते हैं मृदा अपर्दन। इसको रोक कैसे सकते हैं? पेड़ पौधे लगा करके, क्योंकि पेड़ पौधे की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं, तो मृदा अपर्दन नहीं होता। घास लगा करके। और तीसरा, जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर ज्यादा मृदा अपर्दन होता है, तो वहां पर जो खेत हैं वो सीढ़ी नुमा खेत बनाकर वहां पर मृदा अपर्दन को रोका जा सकता है। क्लियर है ना? उसके बाद प्यारे बच्चों, कोयला कैसे बना और पेट्रोलियम कैसे बना ये आपको पता ही है। कोयला कैसे बना? लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो पेड़ पौधे थे वो भूमि के नीचे दब गए, और लगातार दबने के कारण, प्रेशर पड़ने के कारण काफी लंबे समय के बाद वो कोयले में बदल गए। इसी प्रकार समुद्री जीव जब भूमि के नीचे दबे थे तो वो किस में परिवर्तित हो गए? पेट्रोलियम में। क्लियर है ना? तो ये थे हमारे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, और फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा के स्रोत। सोर्सेज ऑफ एनर्जी। देखिए, अगर हम बात करें पृथ्वी की, तो हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे सोर्स हैं जिनसे हम ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यही जान लीजिए कि ऊर्जा के जो सोर्सेज हैं उनको कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो मुख्यतः अगर हम इनको बांटे तो 2 भागों में। एक होते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, जिन्हें हम बोलते हैं रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, रीन्यूएबल।
और दूसरे होते हैं अनवीकरणीय। पहले आप इसी को समझिए, नवीकरणीय और अनवीकरणीय में क्या अंतर है। नॉन रिन्यूएबल, प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे सोर्स जो कभी भी पृथ्वी पर खत्म नहीं होते, यानी कि जिनको बार बार हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें हम बोलेंगे नवीकरणीय स्रोत, यानी रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जैसे आप सभी को मालूम है, जल ऊर्जा है, वायु ऊर्जा है, ठीक है ना, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, ये चीजें ऐसी हैं जो पृथ्वी पर लंबे समय तक, सोलर एनर्जी है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, ये लंबे समय तक हमें मिलती रहेंगी और ये कभी जल्दी से खत्म होने वाली नहीं है। दूसरी तरफ अनवीकरणीय वे स्रोत जो कुछ समय बाद समाप्त हो जाएंगे। जब एक बार इनको पृथ्वी से हम निकाल लेंगे ना, उसके बाद हम इनको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चों? कोल और पेट्रोलियम, ये कहलाएंगे अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। क्या लिखोगे? जिनको एक बार भूमि से निकाल लेने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, उन्हें हम नॉन रिन्यूएबल यानी कि अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आता है कि व्हाट आर द आइडियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के आदर्श स्रोत किसे कहते हैं? आइडियल सोर्स या आइडियल फ्यूल, ऐसा भी आ सकता है प्यारे बच्चों। आदर्श स्रोत या आदर्श ईंधन किसे कहते हैं? तो नोट कर लीजिए, 4-5 पॉइंट आपको पता होने चाहिए जो आदर्श ईंधन के लिए किसी भी ऊर्जा के स्रोत में होने चाहिए। नंबर 1 क्या है कि ज्वलन ताप कम, लो इग्निशन टेम्परेचर। ज्वलन ताप क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। इसका ज्वलन ताप कम होना चाहिए। कैलोरी मान अधिक, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरी मान क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? अधिक। नंबर 3 प्रदूषण रहित, प्रदूषण रहित, पोल्यूशन फ्री होना चाहिए। नंबर 4 भंडारण आसान हो, जिसका भंडारण आसान हो, भंडारण आसान होना चाहिए, ठीक है ना। उनको रख रखाव यानी कि स्टोरेज इजी होनी चाहिए, उसकी आसानी से उसको रखा जा सके। जैसे गैस का सिलेंडर है, बड़ी आसानी से रखा जा सकता है, उतनी ही ऊर्जा के अगर हमें उपले रखने हो ना तो पूरे कमरे की जरूरत पड़ेगी। तो भंडारण आसान हो, ज्वलन ताप कम हो, कैलोरीफिक वैल्यू अधिक हो और प्रदूषण रहित हो, और ट्रांसपोर्टेशन इजी, परिवहन भी आसान हो, ले जाना लाना वो भी आसान हो। तो अगर ये चीजें किसी में पाई जाती हैं, और नंबर 6 चीज जो है, अवशेष न बचते हों, अवशेष न बचते हों, ऐसा ईंधन जिसमें अवशेष न बचते हों जलने के बाद, तो वो आदर्श ईंधन कहलाएगा। तो जिसके अंदर ये 6 गुण हो, उस ईंधन को हम आइडियल सोर्स या आदर्श ईंधन कहेंगे, ठीक है ना। तो अब अगर हम बात करें सोर्सेस ऑफ एनर्जी की बारी बारी से कि कौन कौन से स्रोत हैं ऊर्जा के, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं थर्मल पावर प्लांट, तापीय ऊर्जा। तो आप सभी को पता होगा प्यारे विद्यार्थियों कि इंडिया के अंदर बहुत सारे थर्मल प्लांट हैं जिनमें कोयले को, कोयला समझ पता है ना आपको, कोयले को जला करके, समझिए आप मेरी बात, कोयले को जलाया जाता है और कोयले को जलाने से क्या होगा, जब ये कोयला जलेगा तो इसके ऊपर रखा जाता है पानी का बड़ा टैंक। क्या रखा जाता है प्यारे बच्चों? पानी का बड़ा टैंक। और इस पानी से क्या बनता है? भाप बनेगी। उस भाप से प्यारे बच्चों, यहां भाप बनेगी और भाप ऊपर की ओर जाएगी ना, तो भाप से चलाए जाते हैं टरबाइन। क्या चलाए जाते हैं? टरबाइन। इस प्रकार से टरबाइन होते हैं, जो भाप चलेगी तो ये रोटेट करेंगे, और ये जब घूमेंगे तो टरबाइन के चलने से क्या उत्पन्न होगी? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो ऐसे पावर प्लांट जिसमें कोयले को जला करके, पानी को गर्म करके, पानी से उत्पन्न भाप द्वारा बिजली बनाई जाती है, ऐसे प्लांट को हम थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। तो ये आमतौर पर देखा जाए तो प्यारे बच्चों, कोयले से प्राप्त होने वाली बिजली है तो काफी महंगी होगी, क्योंकि कोयला ऐसा स्रोत है जिसको एक बार प्राप्त करने के बाद दोबारा भूमि से नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो थर्मल पावर प्लांट। और दूसरी बात यह होती है कि इसका नुकसान यह है कि इससे बहुत अधिक मात्रा में जब कोयला जलेगा तो प्रदूषण बहुत अधिक मात्रा में होता है। क्लियर है ना बात यहां पे? दूसरी चीज है हाइड्रो पावर प्लांट। ये अच्छा ईंधन माना गया है
ऊर्जा का हाइड्रो पावर प्लांट, क्योंकि इसके अंदर पानी से बिजली बनाई जाती है और पानी स्वच्छ ईंधन है, पानी से कोई प्रदूषण नहीं होता। इसमें क्या करते हैं, पानी को रोक लेते हैं बांध बना करके ऊपर ही, क्लियर है। और इस बांध के पानी को प्यारे बच्चों गिराया जाता है टरबाइन के ऊपर, समझिए आप बात को, इस पानी को गिराया जाता है टरबाइन के ऊपर। और पानी के गिरने से टरबाइन क्या होता है, घूमता है, क्योंकि काफी ऊंचाई से पानी गिराया जाता है तो बहुत ज्यादा इसकी स्पीड होती है, तो उस कारण से टरबाइन घूमता है और इस प्रकार बिजली जल विद्युत संयंत्र द्वारा बनाई जाती है। तो ये काफी हद तक अच्छा सोर्स है, क्योंकि एक तो ये नॉन रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल है, यानी बार बार प्राप्त कर सकते हैं जब तक पानी है। और दूसरी चीज ये है कि इसमें प्रदूषण न के बराबर होता है। तीसरी चीज हम लेते हैं विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा, प्यारे बच्चों आपने पवन चक्कियां देखी होगी, अगर आप बाहर कभी गए हैं तो पवन चक्की होती है जो पवन के चलने पर घूमती है, ब्लेड लगे होते हैं बड़े बड़े जो पवनों के चलने से घूमते हैं। तो उस पवन चक्की के घूमने से बहुत बड़े बड़े ब्लेड होते हैं प्यारे बच्चों, इस प्रकार से बेस लगा होता है और इसके ऊपर बड़े बड़े 3 ब्लेड लगे होते हैं। और जब हवा चलती है तो ये ब्लेड क्या होते हैं, हवा के चलने से घूमते हैं। इस चक्की को हम बोलते हैं पवन चक्की। तो जब ये ब्लेड घूमते हैं तो इनके ब्लेड के घूमने से भी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि वहीं पर पवन चक्की लग सकती है जहां पर पवन की स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक हो। यानी कि अगर हम यहां कहें अपने एरिया के अंदर तो नहीं लगा सकते, क्योंकि पवन की स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटे से कम है। हिली एरियाज में या समुद्र के आसपास हम इसको लगा सकते हैं, क्योंकि वहां पवन की गति काफी तेज होती है। तो ये था विंड एनर्जी। उसके बाद हम बात करते हैं बायोगैस या जैव गैस, एक ही बात है, या गोबर गैस। तो बायोगैस प्लांट का वर्णन करें तो प्यारे बच्चों, हमारे घर के अंदर अगर हम पशु वगैरह रखते हैं तो पशुओं का जो गोबर है या जो घर का वेस्ट मटेरियल है उसको खुले में डालने की बजाय अगर एक टंकी नुमा बायोगैस प्लांट बना लिया जाए तो गोबर की खाद भी बनेगी और हमें मुफ्त के अंदर क्या मिलेगी, बायोगैस मिलेगी, जिसका इस्तेमाल हम खाना पकाने में, विद्युत उत्पन्न करने में कर सकते हैं। तो इस प्रकार का एक प्लांट होता है जिसे हम बोलते हैं बायोगैस प्लांट। आप इसको समझिए, बायोगैस प्लांट इस प्रकार। अब देखिए क्या होता है, ये बायोगैस प्लांट है, इसमें इधर से हम गोबर, सलरी वगैरह जो भी पानी वगैरह मिक्स कर देते हैं, पानी, गोबर या घर का जो भी अवशिष्ट पदार्थ है वो इसमें डाल देते हैं। तो जब काफी दिन तक इसमें पड़ा रहता है तो जो बैक्टीरियाज हैं, मिथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं, वो मीथेन गैस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और वो जो गैस है वो ऊपर के रास्ते इस नलिका से होते हुए हमारी रसोई घर तक जाएगी और खाना बनाने में हमें हेल्प मिलेगी। बिना एलपीजी के आप खाना बना पाएंगे। उसके बाद जो गोबर की खाद बन गई वो इस रास्ते से बाहर निकाल करके उसको खेत में डाला जाएगा, जिससे खेत की उर्वर शक्ति भी बढ़ेगी। तो बायोगैस का जो मेन सोर्स है, बायोगैस में मुख्य गैस 75% मीथेन होती है, बाकी सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ये गैसेज भी इसके अंदर पाई जाती है, लेकिन ज्यादातर इसके अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों, मीथेन। क्लियर है? तो इस बायोगैस प्लांट का हम इस्तेमाल करके गैस भी बनाएंगे और साथ के साथ हम खाद के रूप में जो अपशिष्ट पदार्थ इसमें जमा होगा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा के अगर हम बात करें, 2 तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। एक तो सौर कुकर, ये पेपर में बहुत बार आता है कि सोलर कुकर का वर्णन करें। तो प्यारे बच्चों पहले आपको इसका डायग्राम आना चाहिए। देखिए सोलर कुकर का डायग्राम, ये एक लकड़ी का बक्सा होता है। क्या होता है? लकड़ी का एक बक्सा होता है जिसके ऊपर क्या लगा होता है प्यारे बच्चों, एक मिरर यानी दर्पण लगा होता है। क्लियर है? इस बक्से को कांच से ढका जाता है। कांच की छड़ से क्यों ढका इसको? क्योंकि कांच जो होता है ना वो ऊष्मा का कुचालक होता है। तो कांच से ऊष्मा
जैसे आपको पता होगा जो सनलाइट होगी, क्योंकि सौर कुकर है तो सूर्य की ऊर्जा में काम करेगा, वो इस दर्पण से टकरा के इसके अंदर प्रवेश करती है। दर्पण का काम तो यही है कि रिफ्लेक्ट करेगा, लाइट को परावर्तित करेगा, तो इसके अंदर जाएगी। कांच लगाने का मतलब ये होता है कि जितनी भी ऊष्मा जाए वो बाहर ना निकले, क्योंकि कांच जो है वो ऊष्मा का कुचालक होता है। अंदर से इसको ब्लैक कलर किया जाता है। ब्लैक कलर क्या करता है? काला रंग ऊष्मा का अवशोषक होता है, यानी जितनी भी ऊष्मा जाएगी उसको अवशोषित कर लेगा। तो इसके अंदर जो भी चीज हमने रखी होगी, खाना वगैरह, वो क्या होगा प्यारे बच्चों? गर्म हो जाएगा। इस प्रकार से ये सोलर कुकर काम करता है। क्लियर है? दूसरी चीज जो होती है वो है सौर पैनल। सौर पैनल, सौर पैनल, सौर पैनल क्या होता है? सिलिकॉन, आमतौर पर हम बात करें तो सिलिकॉन की प्लेट्स हैं इस प्रकार की, आपने देखा होगा सौर पैनल को। ये प्लेट्स क्या करती हैं? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती हैं। ऐसे पैनल को हम सौर पैनल कहते हैं। अगर एक ही है ना तो सौर सेल कहेंगे, और अगर बहुत सारे सौर सेल, एक ही प्लेट है तो सौर सेल, और अगर बहुत सारी प्लेट जुड़ी हो तो उसे हम बोलते हैं सौर पैनल। तो इसमें सिद्धांत क्या काम करता है? ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। और 1 मीटर स्क्वायर के अंदर 1.5 किलोवाट ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। 1 मीटर स्क्वायर में 1.5 किलोवाट। तो जितनी ज्यादा आप लगाओगे उतनी ही ज्यादा आप विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं सोलर कांस्टेंट, सौर स्थिरांक। पेपर में आ जाता है कि सौर स्थिरांक कितना है, तो 1.5 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर में 1.5 किलोवाट हम सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं सौर प्लेट के द्वारा। क्लियर है बात? अब हम बात करते हैं भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। अब ये क्या है, इसके बारे में आपको बताता हूं कि पृथ्वी के अंदर हीट काफी ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है। कई जगह पर तो इतनी ज्यादा है कि वहां से ज्वालामुखी फूट रही हैं, लावा बाहर निकल रहा है। तो ऐसे तप स्थलों में, ऐसे जो हॉट रीजन हैं, वहां पर अगर हम चाहें तो पानी को गर्म करके वहां पर भाप द्वारा बिजली बनाई जा सकती है। तो ऐसे सोर्स जो पृथ्वी की गर्मी का इस्तेमाल करके विद्युत उत्पन्न करते हैं, ऐसी एनर्जी को हम बोलते हैं भूतापीय ऊर्जा। क्लियर है ना? अब है नेक्स्ट महासागरीय ऊर्जा। तो ये 3 प्रकार की होती है प्यारे बच्चों। महासागर से हम कैसे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं? एक तो होती है तरंग ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, वेव एनर्जी। कि महासागर में आपको पता है प्यारे बच्चों, तरंगें तो चलती रहती है ना, लहरें। तो लहरों में भी अगर हम टरबाइन लगाएं तो वहां भी विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसी ऊर्जा को बोलते हैं वेव एनर्जी या तरंग ऊर्जा। दूसरी होती है ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी। अब ये क्या है टाइडल एनर्जी? ज्वार भाटा आपने सुने होंगे कि जब सूर्य और पृथ्वी चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी कम होती है तो उस दौरान चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पानी ऊपर की ओर खींच लिया जाता है। ऐसी ऊर्जा को हम ज्वारीय ऊर्जा बोलते हैं। तो जिस दौरान बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं तो उस लहरों के में टरबाइन लगा करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, उसे हम बोलते हैं ज्वारीय ऊर्जा। तीसरी है महासागरीय तापीय ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा। इसको आप समझिए ओटीसी, ओशन थर्मल एनर्जी, ओटीईसी, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन। देखिए महासागरों में आपको पता है कि बहुत गहरा होता है, तो ऊपर का पानी गर्म और नीचे का पानी ठंडा होता है। क्लियर है? तो अगर ऊपर के पानी और नीचे के पानी में 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो तो प्यारे बच्चों हीट ट्रेवल करेगी। तो जब ऊष्मा स्थानांतरित होगी गर्म से ठंडे की ओर, तो वहां पर जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम है, जैसे अमोनिया है, इन पदार्थों को बॉइलिंग पॉइंट जिनका कम है, इन पदार्थों को उबाल करके हम वेपर बना करके टरबाइन लगा करके यहां पर भी ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। इसे हम बोलते हैं महासागरीय तापीय ऊर्जा। नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा। अब ये क्या है?
देखिए एटम बम आपने सुना होगा, तो जैसे यूरेनियम है, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनके अंदर इतनी पावर है कि उनसे बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। मैं आपको बता दूं, 1 किलोग्राम यूरेनियम से उतनी ही ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है जितनी 3500 टन कोयले से। 3500 टन, समझिए आप इसको, बहुत ज्यादा है। 3500 टन यानी 35 लाख किलो कोयले से उतनी ही बिजली बनेगी जितनी 1 किलोग्राम यूरेनियम से। तो इतनी व्यापक ऊर्जा है। तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट, आपको पता होगा नाभिकीय संयंत्र भारत में कई जगह पर लगे हुए हैं और कई जगह लग रहे हैं। तो वहां पर परमाणु से ऊर्जा प्राप्त की जाती है और ऐसी एनर्जी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। क्लियर है ना? होता क्या है, इसमें यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है, तो ये 3 हिस्सों में टूट जाता है। तो इसके साइड के जो 2 न्यूट्रॉन हैं उनको बोरॉन या कैडमियम की छड़ें सोख लेती हैं और बीच का एक न्यूट्रॉन वो फिर से 3 में विभाजित होता है। तो इस प्रकार जब भी ये टूटता है तो बहुत अपार मात्रा में ऊर्जा निकलती है। उस ऊर्जा का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है और ऐसे संयंत्र को हम बोलते हैं नाभिकीय संयंत्र। क्लियर है? तो प्यारे बच्चों, ये था आपका चैप्टर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। बहुत इजी, वेरी सिंपल। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।